नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा की जा रही है टॉपिक वाइज, और आपको ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है जो आपको अच्छी अच्छी पेड क्लासेज में भी नहीं मिलेगा। उसी क्रम में दोस्तों, एक तो हम लोग यूट्यूब पे इतिहास के टॉपिक वाइज कंटेंट की चर्चा कर रहे हैं, और एक दूसरी सीरीज दोस्तों हम लोगों की चल रही है यूथ कंपटीशन टाइम की। इसमें 1 लाख प्रश्न है टॉपिक वाइज। तो 1 लाख प्रश्नों को हम लोग इसी किताब, इसी जो क्वेश्चन बैंक है, इसकी यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग पाषाण काल की महा महा जो काव्य थे उनकी, और उसके बाद दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो चैप्टर में इसमें प्रश्न दिए हैं उनकी चर्चा कर चुके हैं। आज के वीडियो में इस जो क्वेश्चन बैंक में वैदिक सभ्यता के परिचय से, राजनीतिक संगठन से और समाज से तथा कुछ अन्य टॉपिक हैं उनसे जो एग्जाम में पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। और ये वीडियो दोस्तों इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल में जो प्रश्न आए हुए होते हैं वो आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं उनमें सीधे सीधे 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। तो इसलिए आप ये पूरे क्वेश्चनों को आपको 2-3 बार कम से कम देख के नोट्स बना लेना है। आगे बढ़ने से पहले आपको दोस्तों बताएंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। और अगर आपको कंटेंट और ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इस मतलब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ दोस्तों को भी सजेस्ट करें। तो दोस्तों अब सीधे चलते हैं प्रश्नों पे। तो हम लोग पहले चर्चा करेंगे पूर्व वैदिक सभ्यता या जिसे ऋग्वेदिक काल कहते हैं। तो ऋग्वेदिक काल से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे सैंधव सभ्यता के बाद दोस्तों कौन सी आई, वैदिक सभ्यता। तो यही दोस्तों राइट आंसर था, और वैदिक सभ्यता ही को दोस्तों लोग दूसरा नाम क्या है, आर्य सभ्यता। अगला प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता का जनक किसे माना जाता है। तो राइट आंसर है दोस्तों आर्यों को। अगला प्रश्न है कि आर्यों के इतिहास मुख्यतः किससे ज्ञात होता है। तो दोस्तों वेदों से, मैंने आपको क्लास में भी बताया है। अगला प्रश्न है दोस्तों वेद क्या है। तो दोस्तों वेदों का अर्थ होता है ज्ञान, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न है दोस्तों वेदों को और क्या कहा जाता है। दोस्तों अपरुषेय कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है, ध्वनि उच्चारित कहा जाता है। और ये दोनों आपको टर्म अगर समझने हैं तो आप हम लोग वैदिक कल्चर वाला हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जहां में वीडियो मतलब क्लासेस जो हमारी चल रही है यूट्यूब पे ही। अगला दोस्तों प्रश्न है कि आर्य शब्द का क्या अर्थ है। तो आर्य शब्द का दोस्तों अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है दोस्तों क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है उत्तम व्यक्ति। अगला प्रश्न है कि भारत के आगमन के पश्चात आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया। तो दोस्तों सप्तसेंद्र प्रदेश। और सप्तसेंद्र प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं आप हमारा एक वीडियो देखिएगा, मैं एक सप्तसेंद्र प्रदेश के बारे में बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अगला प्रश्न है दोस्तों वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है। दोस्तों आर्यों को। अगला प्रश्न है दोस्तों ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी। दोस्तों संस्कृत थी। अगला प्रश्न दोस्तों है कि वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों 2 भागों में विभाजित किया गया है। क्यों विभाजित किया गया है मैं आपको क्लास जिन लोगों ने देखी होगी उन्हें पता होगा। तो पहला है ऋग्वेदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और ये है 1000 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों ये एग्जाम में यूजीसी नेट के लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये स्लाइड है कि आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विद्वानों का क्या मत है। कि अलग अलग इतिहासकार और विद्वान कहते हैं, कोई कहते हैं कि आर्य यहाँ के रहने वाले थे, कोई कुछ कहता है। तो दोस्तों जो आर्य मध्य एशिया का कॉन्सेप्ट कौन देता है, मैक्स मूलर कहते हैं कि आर्य जो थे मध्य एशिया के रहने वाले थे। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य तिब्बत के रहने वाले थे। हार्ट एंड पेनका कहते हैं जर्मनी के रहने वाले थे। गाइल्स कहते हैं हंगरी के रहने वाले थे। पंडित बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे। गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि दक्षिणी रूस के रहने वाले थे। पंडित गंगानाथ झा दोस्तों कहते हैं ब्रह्म ऋषि देश कहते हैं के रहने वाले थे। और ब्रह्म ऋषि देश जिन लोगों को ना पता है वो हम लोग हमारा पुराण वाला वीडियो देखें, उन्हें समझ में आ जाएगा ब्रह्म ऋषि देश किस एरिया को कहते थे। अगर डीएस त्रिवेदी कहते हैं देविका प्रदेश या मुल्तान के रहने वाले थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र कहते हैं कि सप्तसेंद्र प्रदेश के रहने वाले थे। एलडी कल्ला या कल कहते हैं कश्मीर या हिमालय के रहते थे। तो एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपको इधर 3-4 स्थान दे देगा और इधर 3-4 राइटर दे देगा या विद्वान दे देगा, उससे कहेगा कि सुमेलित कीजिए। तो इसलिए आपको इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न बनेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों ऋग्वेद से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं।
तो ऋग्वेद से संबंधित कौन कौन से ग्रंथ हैं? ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है, उपनिषद ग्रंथ है। ब्राह्मण ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण है? ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण। आरण्यक ऋग्वेद के कौन से हैं? ऐतरेय और कौशिकी दोनों सेम है। जो ब्राह्मण है वही आरण्यक है, बस यहाँ पे ब्राह्मण की जगह पे आप आरण्यक कर दीजिए। और फिर सेम वही दोस्तों उपनिषद है, यहाँ पे उपनिषद कर दीजिए। मतलब ऐतरेय को यहाँ पे आपको कॉमन पॉइंट क्या है? आपको बस ऐतरेय और कौशिकी याद रखना है। ये यहाँ पे ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण कर दीजिए, मतलब इस तीनों सेम नाम है, सिर्फ यहाँ पे आपको ब्राह्मण कर देना, यहाँ पे आरण्यक कर देना, यहाँ पे उपनिषद करना है। तो ये आप लोग याद रखिए कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आगे के जो प्रश्न सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल पे आप लोग दोस्तों प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। और प्लेलिस्ट में एक वैदिक सभ्यता का फोल्डर बना होगा, जिसमें हम लोग 10 क्लासेज कर चुके हैं। तो ये आपको देखनी है, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। साथ साथ दोस्तों हम लोग प्राचीन इतिहास की लगभग 63 क्लासेस कर चुके हैं। तो आप लोग एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? ऋग्वेद को आंसर है इसका। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद मूलतः क्या है? तो दोस्तों स्रोतों का संकलन है, ये राइट आंसर है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? दोस्तों 10 मंडल है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो दोस्तों 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ऋग्वेद के सूक्त हैं? तो दोस्तों 1017 सूक्त साकल शाखा के हैं, और 11 सूक्त दोस्तों बालखिल शाखा जो है ऋग्वेद की, उससे लिए गए हैं। ये दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं, स्टेटमेंट दिए थे। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के सबसे प्राचीनतम मंडल कौन से हैं? तो दोस्तों 2 से 7 मंडल हैं, इन्हीं को परिवार या वंश मंडल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? यही देखो मैंने आपको अभी पिछला प्रश्न बताया था दोस्तों, द्वितीय से 7 मंडल है, इसी को वंश मंडल कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और इसका दोस्तों एक नाम परिवार मंडल है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है कि ऋग्वेद में सबसे नवीन मंडल किसे माना जाता है? दोस्तों पहला और 10वां। और 2 से 7 क्या है? प्राचीन मंडल है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितनी कुल ऋचाएं हैं? तो 10,552। अगला प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? दोस्तों ब्राह्मी लिपि। अब भाषा क्या है? संस्कृत। तो आपको ये भाषा और लिपि दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेदिक आदियों के पंचजनों में कौन कौन से शामिल थे? तो दोस्तों यदु थे, द्रयु थे, पुरु थे, अनु थे और तुर्वस थे। आपको इनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेदिक भरतों ने अधिवास किस क्षेत्र में बनाया था? दोस्तों सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में, जिसे सप्तसेंद्र प्रदेश भी कहते हैं। इसका ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि ऋग्वेद के किस मंडल का प्रथम सूक्त किस देवता से लिया गया? दोस्तों अग्नि। तो ऋग्वेद के किसी भी मंडल का प्रथम सूक्त किस देवता से प्रारंभ होता है? अग्नि से। यानी ऋग्वेद के हर मंडल में प्रथम जो सूक्त है वो अग्नि को समर्पित है। अब दोस्तों ये ऋग्वेद के मंडल हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा आता है। तो ये दोस्तों 10 मंडल हैं, 1 से 10 मंडल, पहला, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां। तो इनके अलग अलग रचयिता हैं, हर मंडल के अलग अलग रचयिता ऋषि हैं। तो प्रथम मंडल के रचयिता कौन है? मच्छुंदा या मेघातिथि। द्वितीय मंडल के ग्रह समद, तृतीय मंडल के विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल के वामदेव, पंचम मंडल के अत्रि, छठे मंडल के भारद्वाज, सातवें मंडल के वशिष्ठ, 8वें मंडल के कर्ण या अंगिरस, 9वें मंडल के सोम देवता अन्य ऋषि, और 10वें मंडल कौन है? बिमदा, सची, इंद्रयान। तो आप लोग इनका भी देख लीजिएगा, एग्जाम में कैसे बनेगा, इधर 4 मंडल दे देगा, 4 रचयिता दे देगा, कहेगा सुमेलित कीजिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप से प्रोवाइड करा दी जाएगी कुछ दिन बाद। दोस्तों फिर राजनीतिक संगठन से पिछले साल में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं? तो दोस्तों आर्यों की प्रशासनिक इकाई का क्रम सबसे पहले देख लेते हैं। तो आर्यों की सबसे छोटी कौन होती है? कुल, जिसे परिवार कहते हैं, का मुखिया क्या होता है? गृहपति। तो आप ये याद रखिए। कुल के बाद दोस्तों क्या आता है? ग्राम। तो ग्राम का मुखिया को दोस्तों क्या कहते हैं? ग्रामणी। आप एक लोग फिर से समझ लीजिए कि आपको समझ में नहीं आया होगा। तो सबसे छोटी इकाई है कुल, कुल के बाद छोटी है ग्राम, ग्राम के बाद है दोस्तों विश्व, और विश्व के बाद सब इकाई है जन, और जन के बाद क्या आता है? राष्ट्र। तो एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेगा? आपको 4 ये दे देगा, कुल, ग्राम, विश्व, जन, और कहेगा कि सबसे छोटी इकाई क्रम के हिसाब से आप सजाइए। तो कुल के बाद ग्राम आया, फिर विश्व आया, फिर जन आया, फिर राष्ट्र आया। ये कब है? ये वैदिक काल की हम लोग राजनीतिक संगठन देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, जो परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? गृहपति। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, विश्व का मुखिया विस्पति, जन का मुखिया जनपति, और राष्ट्र का राजा। तो नीचे वाली भी क्रोनोलॉजी से प्रश्न बनाए जा सकते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, ऋग्वेदिक काल का प्रशासनिक क्रम किस प्रकार था? दोस्तों राजा, पुरोहित, विस्पति, ग्रामणी, कुलुप। तो आपको ये याद रखना है, ये था प्रशासनिक क्रम। सबसे बड़ा राजा था, फिर पुरोहित आता है, फिर विस्पति आता है। विस्पति किसे कहते हैं? विश्व का मुखिया। फिर ग्रामणी, फिर दोस्तों कुलप। तो अब चलते हैं दोस्तों अन्य प्रश्नों पे। तो अगला प्रश्न है कि ऋग्वेदिक कालीन कबीलों का प्रमुख को क्या कहा जाता था? दोस्तों गोप कहा जाता था, या जनस्य गोपा भी कहा जाता था, जिसे राजा कहा जाता था। ये कबीलों का प्रमुख होता था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में है? दोस्तों ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद में साथ साथ ये राजा वाला कॉन्सेप्ट, राज्य निर्माण का कॉन्सेप्ट, कि राज्य का कैसे निर्माण हुआ, ये वाला जो थ्योरी है, ये ऋग्वेद के किस ग्रंथ में दी गई है? आप लोग मुझे ये बताइए, ब्राह्मण ग्रंथ में या अरण्यक ग्रंथ में या उपनिषद ग्रंथ में? और उसका नाम भी बताइएगा। अगर आपको नहीं पता आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेदिक काल में राजा के पदाधिकारियों का प्रमुखतम था? दोस्तों पुरोहित। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण कौन रखता था? दोस्तों सभा और समिति। और सभा समिति से रिलेटेड मैं अभी जो क्लास चल रही है उसमें आप लोग को मैं डिटेल से बताऊंगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेदिक कालीन आदियों को ग्राम सामान्यता क्या इंगित करता है? दोस्तों ये होता है स्वजनों का एक समूह। यही राइट आंसर है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेदिक काल में कौन सी जनतांत्रिक संस्थाएं थी? दोस्तों सभा थी, समिति थी, गण थी, विदत थी। ये दोस्तों ऋग्वेदिक काल में थी। उत्तर वैदिक में कहानी पूरी चेंज हो जाएगी, मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में उत्तर वैदिक से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि वैदिक युग का सबसे प्राचीन संस्था कौन थी? विदत। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ? दोस्तों गविष्ट। गविष्ट वैसे गाय होती है, गाय के लिए वगैरह युद्ध होते हैं, तो आप लोग यहाँ पे वैसे ये याद रखिए गविष्ट इसका राइट आंसर है। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ? गविष्ट। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही कथन है? तो इसका राइट आंसर था सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति क्या है? सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। तो आप लोग ऐसे समझिए, जो सभा थी इसमें विशिष्ट लोग, जो बड़े लोग थे, उनका मतलब दार्शनिक मतलब विशिष्ट वर्ग जो था, कैसे कुलीन वर्ग भी जिसे कहते हैं, उसमें रहते थे सभा के लोग। समिति क्या है? समिति में सामान्य वर्ग सब सब रहते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में वशिष्ठ किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? दोस्तों भरतों का। और ये जो दशराज युद्ध हुआ था उसमें वशिष्ठ का बहुत बड़ा योगदान था, मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी कम से कम 10-15 दोस्तों को तो सजेस्ट करें इस चैनल को। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में यजुर्वेद का युग किसके साथ बना हुआ दिखाया गया? दोस्तों तुर्वस के साथ। बहुत रेयर वाला क्वेश्चन है और अच्छे तो लोगों का गलत हुआ होगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेदिक काल में चरगाह पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? दोस्तों ब्राजपति। अगला दोस्तों प्रश्न है कि ऋग्वेदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था, क्योंकि? राइट आंसर है ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था इसके लिए उपयुक्त नहीं थी। क्योंकि ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था कैसे थी, मैंने आपको कल ही एक क्लास कराया था। ऋग्वेदिक सभ्यता कैसी थी? कबीलाई थी, जिसमें मुख्य अर्थव्यवस्था का सोर्स क्या था? उनका पशुपालन। तो प्रशासनिक तंत्र का कोई सीन ही नहीं बन रहा है वहां पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंद्र महाभिषेक का वर्णन किस ग्रंथ में है? दोस्तों ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है कि राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णित किया गया है, वह किस जन से संबंधित है? दोस्तों त्रिशु। ये राजा सुदास वही है दशराज युग वाले, आप याद रखिएगा, त्रिशु कबीले से संबंधित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया? दोस्तों परसुड़ी। और परसुड़ी नदी का नाम क्या है? रावी नदी। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेदिक काल में सेना का स्वरूप दोस्तों कैसे था? तो इसका राइट आंसर है कोई नियमित व स्थायी सेना नहीं थी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेदिक काल में राजा युद्ध के दौरान किन कबीलाई टोलियों की सेना के रूप में शामिल कर लेता था? दोस्तों ब्रात, गण, ग्राम और सर्द को। आप लोग ये कबीलाई टोलियां हैं चारों पांचों। अगला प्रश्न है कि सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? दोस्तों ये विश्वामित्र। और विश्वामित्र और वशिष्ठ का क्या लोचा हुआ था, मैं ये आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। जो दशराज युग जो हम लोग क्लास रेगुलर चल रही है वहां आप लोग देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों ये ऐतरेय ब्राह्मण है, और ये ऐतरेय ब्राह्मण किसका है? ऋग्वेद में। दोस्तों मैं आपको जो आप ये देखिएगा तो ऐतरेय ब्राह्मण जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है, इसमें शासन व्यवस्था तो कैसे, इसमें ये क्षेत्र बांटे गए थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो जो पूर्व का शासन था उसे साम्राज्य कहा जाता था, और यहाँ का राजा कौन सी उपाधि धारण करता था? सम्राट, ईस्ट वाला।
और जो वेस्ट में राजा होता था वहां का शासन स्वराज्य कहलाता था, राजा स्वराट की उपाधि हासिल करता था ये वाला। और फिर जो उत्तर वाला होता था उसे बेराज्य कहा जाता था, यहाँ का राजा विराट उपाधि शामिल करता था। और जो दक्षिण में होता था वो भोज्य कहलाता था, और यहाँ का राजा क्या होता था, भोज उपाधि धारण करता था। और जो मध्य वाला भाग है यहाँ को कहते थे राज्य, यहाँ का क्या कहलाता था, उपाधि राजा। ये उपाधि है, शासन है, क्षेत्र है, आप लोग समझ गए होंगे। अब समाज से क्या क्या पूछे प्रश्न पूछे गए ऋग्वेदिक काल के, तो ऋग्वेदिक कालीन समाज कैसा था दोस्तों, पितृसत्ता, तो मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेदिक समाज का आधार क्या था दोस्तों, परिवार। ये भी मैं भी आपको पिछले प्रश्न में बताया हूँ किस तरीके से कुल परिवार वाला ये सीन बताया हूँ। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, कुल। प्रश्न पूछा भी जा चुका है, कुल को ही परिवार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेदिक काल में राज्य का आधार क्या है दोस्तों, कुल। परिवार सबसे छोटी इकाई है। भी देखिए 3 क्वेश्चन लगातार वैसे ही पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है दोस्तों, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में पंचजन किसके घोतक थे दोस्तों, आर्यों की 5 जातियों को क्या कहते थे, पंचजन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ दोस्तों, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में स्त्रियों से संबंधित उल्लेखित सत्य कथन है, तो पहला स्टेटमेंट है कि कन्याओं को अपना पति चुनने का पूर्ण स्वतंत्रता थी, ये भी सही है। ऋग्वेदिक युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं था, ये भी सही है। स्त्रियां यज्ञों में तथा सभा समिति की बैठकों में भाग ले सकती थी, ये भी सही है। 3 स्टेटमेंट सही है। और चौथा क्या है, ये युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लेती थी, ये भी सही है। तो ये हो गए स्टेटमेंट। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, अमाजु। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये वाला दोस्तों चौथा स्टेटमेंट मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं वैसे आपको बता दूंगा जब मैं कंटेंट पढ़ाऊंगा, मुझे ये कुछ चौथा स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा है। अगला दोस्तों प्रश्न है कि ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द अन्य व्रत शब्द किस संदर्भ को प्रयुक्त करता है, तो दोस्तों दस्यु के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता अन्न पीसती है, या कथन का वर्ण किस वेद से लिया गया है, ऋग्वेद में। तो इसमें ही जाति, ये जो वर्ण व्यवस्था है, इस पे प्रश्न चिन्ह भी उठाया गया है कि किस तरीके से इसी स्टेटमेंट से ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो ऋग्वेदिक काल में थे उसमें कोई भी मतलब जो वर्ण व्यवस्था थी वो कोई ऑर्थोडॉक्स कट्टर टाइप की नहीं थी। आप किसी भी वर्ण में पैदा हुए, आप एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकते हैं। इसी स्टेटमेंट में जो उल्लेखित है, इसी से निष्कर्ष इतिहासकारों ने लगाया था। अगला प्रश्न है गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप